मेरा नाम डॉक्टर जानकी है। एक दिन की बात है, मैं अपने हॉस्पिटल के केबिन में बैठी हुई थी कि मुझे बाहर किसी शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर आकर देखा तो एक नौजवान लड़की थी जिसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वह मेरी असिस्टेंट से लड़ रही थी। उसे कह रही थी कि मुझे डॉक्टर जानकी से मिलना है। मैंने अपने असिस्टेंट को कहा कि इसे 2 मिनट के लिए मेरे केबिन में भेज दो। लड़की अच्छे खासे घराने की लग रही थी, काफ़ी पढ़ी लिखी भी मालूम हो रही थी। बोलिए क्या बात है, मैंने सख्ती से कहा। तो कहने लगी, डॉक्टर मुझे गलत मत समझिएगा, मैं जानती हूँ कि इस तरह मुझे हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए, मगर मुझ पर यकीन कीजिए मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। बल्कि यूँ कहिए कि मैं बेघर हूँ, बेसहारा हूँ, मुझे आपके हॉस्पिटल में नौकरी की ज़रूरत है। लड़की ने कहा। तो मैं सोच में पड़ गई, मैं आपको ऐसे कैसे नौकरी दे दूँ? यह एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। हमारे हॉस्पिटल में हज़ारों औरतें और मर्द बीमार आते हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आप पर कैसे यकीन कर लूँ? इतना सुनकर वो खामोश हो गई और बोझिल कदमों के साथ बाहर की तरफ चल पड़ी। मुझे उसकी हालत देखकर तरस भी आ रहा था और दिल में एक डर भी था। थोड़ा सोच विचार करने के बाद मैंने उसे तुरंत वापस बुलाया और कहा कि अच्छा, आप अपने बारे बताइए और चेहरे से मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाइए। इतना सुनते ही उसके ऊपर जैसे कई रंग आए और गुजर गए। फिर उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि मुझे मास्क ही लगाए रहने दें, क्योंकि डॉक्टर आप तो जानती ही हैं कि इस समय कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिससे सारी दुनिया परेशान है। और वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से मास्क अनिवार्य है। मैं उसकी इस अच्छाई और कानून को फॉलो करने की जिम्मेदारी को देखकर इम्प्रेस हो गई। वह बहुत मायूस लग रही थी। मैंने कहा, अच्छा चला एक काम करो। मैंने नर्स को बुलाकर कहा कि इसे नर्स के असिस्टेंट के तौर पर यहाँ नौकरी दे दो। वह मेरा धन्यवाद करते हुए नहीं थक रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे 1 महीने की एडवांस सैलरी भी ले लो और हॉस्पिटल के साथ बने क्वार्टर में रहना शुरू कर दो। वह लड़की इस बात पर बहुत खुश हुई थी कि उसे यहाँ नौकरी मिल गई है। अगले 2 दिनों में आश्चर्यजनक चीजें हुई। मुझे मेरी नर्स ने बताया, आने वाली नई लड़की बहुत समझदार है, उसे सभी दवाइयों के नाम याद है और मरीजों का खास ख्याल भी रखती है। इस बात ने मुझे काफ़ी हैरान किया। मुझे अभाया पर यकीन आ गया कि वह वाकई पढ़ी लिखी है, लेकिन हालात की मारी है। उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर मैंने उसे अपने केबिन में बुलाया। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और उसकी आंखें झुकी हुई थी। मैंने उसे बैठने को कहा तो वो यूं ही नज़र झुकाकर मेरे सामने बैठ गई, जैसे यह मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो। अभाया तुम तो बड़ी कमाल की निकली, तुम्हें दवाइयों के नाम कैसे याद हैं? मैंने दिलचस्पी से पूछा। जी मैम, मैंने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, एमएससी के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। क्या वाकई? मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ। लेकिन फिर वो मेरे सवाल पर चुप हो गई। उसके बाद मैंने उससे लाख पूछा, लेकिन फिर उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। बहरहाल मुझे चुप ही रहना पड़ा। अभाया यहाँ संतुष्ट थी, मरीज उससे खुश थे, मेरे लिए यही बहुत था। लेकिन इस सब के बावजूद अभाया की हरकतें अजीब सी होती जा रही थी। मैं जब उसे देखती, वह महिला वार्ड में मौजूद होती और किसी न किसी प्रेग्नेंट औरत के साथ बातें कर रही होती। उसका यह व्यवहार मुझे शक में डाल रहा था। फिर उसके चेहरे पर हर समय मौजूद मास्क भी एक सवालिया निशान बनकर रह गया। आखिर वह हर समय अपना चेहरा छुपाकर क्यों रखती है? हालांकि जिस वार्ड में वह काम करती थी, वहां पर तो सिर्फ गर्भवती महिलाएं थीं और वहां मर्दों का आना जाना भी सख्ती से मना था। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के वार्ड के अंदर हर समय अभाया का चेहरा छुपाना मेरी समझ से बाहर था। मैंने कई बार उससे इशारों में मास्क हटाने की बात की तो उसने बुरा मान लिया और कहने लगी कि आप मुझ पर शक करती हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अभाया का व्यवहार अब ऐसा ही था कि उस पर शक किए बिना रहा नहीं जाता था। लेकिन फिर भी मैं चुप रही कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। यह सब ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन एक अजीब बात हुई जिसने अभाया की हकीकत सबके सामने खोल कर रख दी। अभाया मुझसे डरती थी कि कहीं मैं उसे जॉब से ना निकाल दूं। मैं एक दिन महिला वार्ड का राउंड लगा रही थी कि अभाया को एक औरत से बातें करते पाया। मुझे उसकी यहाँ पर मौजूदगी अजीब सी लगी। मैंने उससे पहले उसे एक काम और दिया था कि उससे पहले उस काम को पूरा करे, मगर वह यहाँ उस औरत के साथ बैठकर गप्पे मार रही थी। तभी मैंने चिल्लाकर उसका नाम पुकारा तो वह डर के मारे कुछ इस अंदाज में मुड़ी कि जल्दी में उसका मास्क उसके चेहरे से सरक गया। और यह देखकर वार्ड में मौजूद सभी औरतों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैं अभाया को जल्दी से वहां से बाहर ले आई और अपने कैबिन की कुर्सी पर लाकर पटक दिया। बताओ अभाया, तुमने तो कहा था कि तुम गवर्नमेंट रूल को फॉलो करने की वजह से अपना चेहरा छुपाती हो, लेकिन यह सब क्या है? मुझे सच बताओ कि तुम्हारी हकीकत क्या है, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगी। और मैं नहीं चाहती कि वह अपने तरीके से तुझसे पूछताछ करे। नहीं मैम, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैं अपनी पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। आपको ज़रूर यकीन आ जाएगा, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और एक औरत हैं। और वह सर झुकाकर अपनी कहानी सुनाने लगी। शायद आपको यकीन ना आए कि मैं जिस घर में पैदा हुई थी, वहाँ पर बेटों से ज़्यादा बेटियों को अहमियत दी जाती थी।
लेकिन इस बात पर नहीं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बल्कि इस वजह से कि हमारे खानदान के लड़के अक्सर निकम्मे होते हैं। घर के खर्च भी वहाँ की औरतें ही पूरा करती हैं। उन्हीं दिनों में जब मैंने होश संभाला तो मेरी दोनों बड़ी बहनें, जिनकी पहले ही शादी हो चुकी थी, वो भी घर आकर बैठ गई थी। उनकी वजह से घर का माहौल और भी गमगीन हो गया था। अब माँ पापा उनकी वजह से परेशान रहते थे। मेरी दोनों बहनों ने मैट्रिक तक पढ़ाई की थी, जबकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने माँ पापा के मना करने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं डॉक्टर्स को देखती थी तो उनके जैसा बनने की ख्वाहिश करती। मेरी यह ख्वाहिश भी आखिरकार पूरी हो गई थी और मुझे एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। लेकिन यहाँ आकर एक नई यात्रा शुरू हुई। मैंने अपने बलबूते पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान बड़ा ही बेवकूफ़ और कम अक्ल है। मेरी आदत थी कि मैं हर दवा खुद पर इस्तेमाल करके उसका नतीजा देखती थी। इसलिए मुझे खुद पर बहुत गर्व होता था कि मैं इंसानियत के लिए खुद को कुर्बान कर रही हूँ। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में यह आदत कहर बनकर टूटेगी। उन्हीं दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे घर वालों की और मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मेरा भाई, जो हर समय गलियों में आवारा फिरता रहता था, एक दिन उसके बारे में खबर आई कि उसने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। हमारा खानदान भी गरीब था, हम इस तरह की शरारतें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह सब पता चलने पर पापा ने भाई से पूछा तो वह साफ मुकर गया। कुछ दिन बाद हमें खबर मिली कि भाई को पुलिस उठाकर ले गई है। अब हम थाने पहुंचे तो पता चला कि मेरे भाई ने लड़की की इज्जत पर हमला किया है। लेकिन सच न जाने क्या था, लड़की वालों की एक ही मांग थी कि हम लड़के को किसी भी हालत में माफ़ नहीं करेंगे। अगर जेल से छूट भी जाएगा तो गोली से उड़ा देंगे। तब मेरे पापा ने इस मसले को हल करने के लिए मेरी बहनों के रिश्ते उन लोगों को पेश किए, मगर वह लोग शादीशुदा बेटियों के रिश्ते पर राजी नहीं हुए। तो कुंवारी बेटी यानी शादी के रूप में मेरी बलि पेश की गई। तो मैं बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरे भाई की जान चली जाती। इस तरह मुझे भाई के लिए बलि का बकरा बनना पड़ा और अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी की बलि देनी पड़ी। मेरी पढ़ाई छूटी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैंने कुछ किताबें घर में रख ली थी जिनसे मैं दवाइयों के बारे में सीखती रही। कुछ ही दिन गुजरे थे, मेरी सास ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे अभी तक औलाद क्यों नहीं हुई। औलाद औरत के बस में थोड़ी होती है। मैं अपनी सास को समझाती तो वह मुझ पर ही बरस पड़ती। कान खोलकर सुन ले, तू वैसे भी दुश्मन की बेटी है, तुझे घर बिठाकर कोई सुकून नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को और हमारे खानदान को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। शुक्र करो कि हम तुम्हें ब्याह कर यहाँ ले आए, वरना न जाने तुम्हारा क्या होता। मैं अभी औलाद पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी ताकि जिंदगी में कोई स्थान हासिल कर सकूं। सास तो पहले से ही यही ख्वाहिश रखती थी, लेकिन अब पति ने भी मुझसे कह दिया था तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। आखिरकार मैंने औलाद पैदा करने की हामी भर ली, लेकिन मैं दिल से इस फैसले पर राजी नहीं थी। घर में औलाद की खुशखबरी मिली तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सास को हुई। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी दोस्त की कॉल थी। उसने मुझे बताया कि उसने बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर ढूंढा है ताकि वह मुझे आने वाले हालात के बारे में अवगत करा सके। बहरहाल हाल चाल पूछने के बाद मैंने उसे बताया कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं शायद दोबारा कभी कॉलेज ना सकूं। तब उसने मुझसे कहा कि शादी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी, अभी शादी का सही समय नहीं है। मैंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अब तो मेरी शादी हो चुकी है। तो वो कहने लगी कि शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अभी बच्चे नहीं हुए हैं तो अभी के अभी इस व्यक्ति से जान छुड़ा लो और तुम हॉस्टल आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने ऐसा ही किया। अपनी सहेली की कहने पर घर वालों से जिद शुरू कर दी कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे पति ने मुझसे कहा कि जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। इस बात पर मैं बहुत दुखी हुई। अब मुझे गर्भवती हुए 3 महीने गुजर चुके थे और अब यहाँ से जान छुड़ाना भी नामुमकिन था। तभी मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि मुझे एक खास तरह की गोलियां इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए और मेरी जान छूटे। मैं अपने मकसद में इस कदर खुदगर्ज हो चुकी थी कि मैंने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया कि उस मासूम पर क्या बीतेगी, और अपनी सहेली की बताई हुई गोलियों को खाना शुरू कर दिया। उन गोलियों से और तो कुछ ना हुआ, मेरे बच्चे की ग्रोथ खराब हो गई। बच्चा अपने वक्त पर ही पैदा हुआ तो मैं सुलगती ही रह गई। अब कॉलेज में भी मेरा एडमिशन मुमकिन नहीं था। मैं ना इधर की रही और ना उधर की। 9 महीनों बाद मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया तो पूरे खानदान में कोहराम मच गया कि बहू ने एक अजीब सा बच्चा पैदा किया है। उसकी टांग पर एक फालतू गोश्त लगा हुआ था जिससे लगता था कि मेरे बेटे की 3 टांगें हैं, और यही बात पूरे खानदान में मशहूर हो गई। तो मेरे घर वाले मेरे बच्चे को मनहूस और ना जाने क्या क्या कहने लगे। यह सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर फिर ऊपर वाले ने मेरे बेटे पर जल्द ही रहम किया और उसी मुसीबत की हालत में उसे अपने पास बुला लिया। मेरा बच्चा जब यह दुनिया छोड़कर गया तो मुझ पर एक लेबल लग गया कि मैं मनहूस हूँ।
एक दिन मेरी सास को न जाने किसने मशवरा दिया कि मुझे एक हकीम के पास लेकर जाए और उससे मेरा इलाज भी हो जाएगा और दोबारा बच्चा भी जल्द पैदा होगा। मेरी सास मुझे उस हकीम के पास ले गई। उसने मुझे एक जड़ी बूटी दी और कहा कि मुझ पर किसी बुरी आत्मा का साया है, तभी तो मेरी ये हालत हुई है। डॉक्टर, आप मुझे गलत मत समझें, मैं मर्द नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक औरत हूँ। यह जो बाल आप मेरी ठोड़ी पर देख रही हैं, यह मेरे द्वारा खुद पर ही तरह तरह की एक्सपेरिमेंट करने का नतीजा है। मेरे पति और ससुराल वालों ने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि इस मुश्किल घड़ी में खुद अपना रास्ता बचाकर वहां से निकल गई। इस बात से मुझे बहुत दुख पहुंचा। माँ बाप के घर पर भी नहीं जा सकती थी। आखिरकार चलते चलते आपका हॉस्पिटल नजर आ गया। यहाँ आकर मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। यहाँ मैं आपके पास आ गई और आपका धन्यवाद किया, क्योंकि आपने मुझे मेरा चेहरा देखे बिना ही मेरी मजबूरी जानकर मुझे नौकरी पर रख लिया था। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने आज तक किसी गलत नीयत के साथ किसी औरत से बात नहीं की। मैं तो इन सब का ख्याल रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ भी हो सकता है। यह कहकर अभाया चुप हो गई और फिर मैं उसका चेहरा देखने लगी। उसके चेहरे पर काफ़ी बाल थे, बिल्कुल किसी मर्द से कम नहीं लगती थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं जानती थी कि वह जल्द ही सीख जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी वह मेडिकल की पढ़ाई हासिल कर चुकी थी। मैंने उसका इलाज भी करवाया। 6 महीने के लगातार इलाज के बाद वह ठीक हो गई। मैंने उसे मेडिकल कॉलेज में दोबारा एडमिशन भी दिलवा दिया। अभाया की ज़िंदगी बदल गई है और अब वह मेरे हॉस्पिटल में एक नर्स नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से काम करती है। किसी ने सच ही कहा है कि जिनकी लगन सच्ची हो उन्हें अपनी मंजिल मिल ही जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।